हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज से हम शुरू करेंगे मुग़ल कालीन चित्रकला, जो कि चली थी 1556 से लेकर के 1707 तक चली थी। ओके, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मुग़ल कालीन को हम दरबारी कला भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चित्रकारी ज़्यादातर जो है वो दरबारी रूप में मिली थी। दरबार की तरह यहाँ की कला रहती थी। जैसे वहाँ पे अगर हम प्राकृतिक हास्य की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है आखेट वगैरह के चित्र ज़्यादा मिले थे। तो ऐसे ही मुग़ल कालीन में जो है वो दरबार के चित्र ज़्यादा मिले थे, इसीलिए इसे दरबारी कला भी कहा जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुग़ल कला की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1556 ईसा से जो है वो शुरू हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मुग़ल कला की बात कर रहा है, ना कि मुग़ल युग की बात कर रहा है। ठीक है, तो मुग़ल कला की शुरुआत जो है वो 1556 से में हुई थी। तो आप इतना कर सकते हैं कि देखिए 51 प्लस जो होता है वो 6 होता है, 2 बार 5 हो गया, इस तरह से। ठीक, तो मुग़ल कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? दरबारी कला थी। ठीक है, मुग़ल काल में ईरान से क्या लिया गया था, तो रेखा, महीन रेखांकन। यहाँ के जो चित्र है वो बहुत ज़्यादा महीन, मतलब रेखा जो है बहुत ही बोल सकते हैं ना कि महीन तरीके से खींची गई थी। मुग़ल काल में महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से ली गई थी, तो ईरान से ली गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा, ठीक है, रेखा प्रधान तो है हमारा, लेकिन जो महीन रेखांकन है वो हमें कहाँ से मिला था? ईरान से लिया था। ठीक, मुग़ल काल में रंग, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, कि मुग़ल कला में रंग विधान कहाँ से आया, तो फारस यानी कि ईरान से ही आया। ठीक, मुग़ल कला के में विषय कहाँ के थे, तो वो पूरे के पूरे भारतीय विषय ही थे। मुग़ल काल में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे, तो रेखांकन करते थे, जिसे टिकाई कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि टिकाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। रेखांकन जो होता है उसे टिकाई कहते हैं। उसके बाद रंग भरते थे, जिसे खुलाई या गतकारी कहते थे। फिर उसके बाद चित्र की फिनिशिंग करते थे, जिसे सच्ची टिपाई कहते थे। ठीक है, तो ये 3-4 वर्ड्स है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रेखांकन जो है वो टिकाई करते हैं, यानी कि किसी को टिका देते हैं। फिर रंग भरते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? खुलाई या गतकारी कहते हैं। उसके बाद चित्र की फिनिशिंग जब करते हैं तो उसे टिपाई कहते हैं। मुग़ल दरबार चित्रकला के लिए कागज़ कहाँ से आते थे, तो फारस से आते थे। कहाँ से आते थे? फारस से आते थे, और यहीं से, ठीक है, रंग विधान भी जो है वो भी फारस से ही आया था। फारस कहाँ है? वो ईरान में है। कागज़ को क्या कहते थे, तो सियालकोटी। ध्यान दीजिएगा, मुग़ल कला में कागज़ को क्या कहते थे? सियालकोटी। इम्पॉर्टेंट है। ये कागज़ किस रंग का होता था? भूरे रंग का होता था। कलम क्या है, तो कला की भाषा को कलम शैली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्रण को मुग़ल काल में किस नाम से जाना जाता था, तो शबीह चित्र। किस नाम से जाना जाता था? शबीह चित्र। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका शबीह चित्र किसने बनाया था, आपको पता होना चाहिए। शबीह चित्र मतलब होता है पोर्ट्रेट, यानी कि जो व्यक्ति का हम चित्र बनाते हैं, ठीक है, उसे शबीह चित्र कहते हैं। मुग़ल कला में कितने चश्मे के चेहरे प्रयोग होते, तो एक चश्म। एक चश्म मतलब आपकी आधी नाक दिखेगी, आधे होंठ दिखेंगे, एक आँख दिखेगी, ये सब। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को कहा जाता है? मुग़ल कला को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि यहीं से मुग़ल कला जो है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में बननी शुरू हुई थी। तो रीढ़ की हड्डी, ध्यान दीजिएगा, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो वो मुग़ल कला को कहा जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें है कि चित्रों के नाम लिखने की प्रथा, यानी कि चित्र में नाम सबसे नीचे अपना नाम लिखा जाता है, कि जिसमें पता चलता है कि ये चित्र किसने बनाया है। ठीक है, तो ये कहाँ? मुग़ल काल में। और मुग़ल काल में भी किसके समय में चली थी? अकबर के समय चली थी। किसके समय? अकबर के समय। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई थी, तो मुग़ल में भी चित्रों की कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा तो भारत में मुग़ल कला में अकबर के समय। अदरवाइज़ ये पहले जो है ईरान में ऑलरेडी ये सब चीज़ें होता था। मुग़ल काल में एल्बम को क्या कहा जाता है, तो मुरक्का। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्या कहा जाता था? मुरक्का या चित्राधार। एल्बम किसे कहते हैं? जो चित्रों का पूरा जो संग्रह एक किताब में होता है, उसको। मुग़ल काल में चित्रशाला देखने वाले को क्या कहा जाता है? दरोगा, यानी कि जो चित्रशाला होती है उसकी देखरेख कौन करता है? दरोगा करते हैं। मुग़ल काल में चित्रशाला को क्या कहते थे? कारखाना। चित्रशाला को क्या कहते हैं? कारखाना, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए जो रहता है उसको क्या कहते हैं? दरोगा। ठीक, मुग़ल काल में खटाई किसे कहते हैं, तो मुग़ल काल में खटाई जो है वो कागज़ को कहते हैं।
किसे कहते हैं? कागज़ को कहते हैं। मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती थी? तो टिपाई, कतकारी, कुलाई, घुटाई आदि। मुगल काल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुगल काल में खत पदार्थ किसके द्वारा दिखाया जाता था? तो रेखाओं द्वारा। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बिंदु पदार्थ किसके द्वारा दिखाया जाता था? बिंदुओं द्वारा। जाहिर सी बात है, बिंदु लिखा है तो बिंदुओं द्वारा ही होगा। ठीक है। मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी रहती थी? तो हल्के रंग की रहती थी। खुलाई यानी कि अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? तो काले रंग से किया जाता था। मुगल शैली में रंग किससे बने होते थे? तो फूल, पत्ती तथा खनिज से बने होते थे। मुगल काल में रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे। इसमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद, अंडा, ये सब मिलाया जाता था। मुगल काल में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काले रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? उसे बूता रंग क्या कहा जाता था? बूता रंग। चमकदार रंगों को क्या कहते थे? चूहा रंग। इम्पॉर्टेंट है। चमकदार रंगों को क्या कहते थे? चूहा रंग। तो देखिए, मुगल काल में चित्रों को क्या कहते थे? कलम करतार कहते हैं। चित्रकार को क्या कहते हैं? कलम करतार। चित्रकार की तुलिका को क्या कहते थे? कलम कहते थे। जिसे वो चित्र बनाते थे उसे क्या कहते थे? कलम। मुगल चित्रों में किसका अधिक समावेश था? तो यथार्थता का, यानी कि यथार्थवाद उसमें ज़्यादा था। मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन थी? तो इटली की थी। कहाँ से आई थी? इटली। ठीक। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव पड़ा? जाहिर सी बात है, इटली का ही प्रभाव पड़ा था। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए थे? तो फ्रेस्को बुनो विधि से, जो कि अजंता में भी यही सेम बनाए गए थे। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली थी? ईरानी शैली थी, क्योंकि मुगल कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे, इसीलिए वो अपनी शैली भी साथ लेकर के आए। चित्र बनाने की जो शैलियाँ वगैरह वो सारी वहीं से आई थी। मुगल शैली, लेकिन हाँ, चित्रों के जो विषय रहते थे वो पूरे भारतीय रहते थे। मुगल शैली में प्राकृतिक चित्रण कैसा होता था? स्वाभाविक होता था। मुगलों में दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगल शैली को जो वातावरण मिला था वो कैसा मिला था? भारतीय मिला था। मुगल शैली के चित्र कैसे थे? कथा प्रधान, यानी कि पूरी कथा जो है उसमें समावेश रहती थी। एक तरफ से कथा मतलब उसको देख कर के कोई भी बता सकता था कि ये कहानी जो है कहानी की तरह उसको पूरा दर्शाया जाता था। मुगल काल में कैसे चित्र का अभाव था? तो धार्मिक चित्र, यानी कि मुगल कला में कोई भी धार्मिक चित्र नहीं बना था। मुगल का इम्पॉर्टेंट है। मुगल काल में कैसे चित्रों की अधिकता थी? तो व्यक्ति चित्रण की अधिकता ज़्यादा थी। मुगल काल में चित्रों के किनारे में किसका चित्रण किया गया था? तो फूल पत्ती, यानी कि फूल पत्तियों से जो है उसको सजाया गया था। मुगल शैली में जिन पक्षियों का चित्रण हुआ उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधान किन चित्रों में पाई गई है? तो जंगली जानवरों के शिकार में पाई गई है। ठीक। मुगल काल के बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने होते थे? जन्मोत्सव के समय, क्योंकि क्या है कि अभी जैसे किसी की जन्म होता है तो लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, उस समय तो था नहीं कैमरा, तो वो लोग यादगार के रूप में क्या है इसका चित्र बनवा लेते थे। ठीक। मुगलों के पूर्वज कौन थे? मंगोल, जो मध्य एशिया से आए थे। कौन थे? मंगोल। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो ईरानी शैली का, विशेष हाशिया के अंकन में। मुगल शैली में पैतृक गृह कौन सा था? तो ईरान। जाहिर सी बात है, वहाँ से आए थे तो पैतृक क्या होगा? ईरान ही होगा। ईरानी शैली की विशेषता क्या थी? आकृति। आकृति सबसे अच्छी थी। ईरानी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है सब, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ईरानी फारसी मुगल कला का आदि स्रोत या जन्म स्थल कहाँ था? तो समरकंद और हितात, यहाँ से ये लोग आए थे। ईरानी या हियात शैली का सबसे उच्चतम चित्रकार कौन था? बेहजाद। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में डिटेल हम और अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे बेहजाद के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक। बेहजाद किस वंश का था? तो तैमूर वंश का था। अब बेहजाद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो कि बेहजाद कौन था? तो ये तैमूर वंश का था। बेहजाद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सुल्तान हुसैन वैगरा मिर्ज़ा का क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। बेहजाद की शैली क्या थी? तो आलेखन थी। बेहजाद कैसे चित्र में निपुण था? तो दाढ़ी युक्त चेहरा, यानी कि जो दाढ़ी से बने हुए चेहरे रहते थे उसमें बेहजाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक। ईरानी शैली में कितने चश्मों के चेहरे की अधिकता थी? तो 5 या 1.5 चश्मे। 1.5 चश्मे आपको बताई थी कि एक पूरी आँख दिखती है और एक आधी आँख दिखती है, वो 1.5 चश्मे होंगे। ठीक। ईरानी चित्रों में रंग किस प्रकार के थे? तो चटकीले व सपाट रंग थे। ठीक। ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव था? तो भारत का था। ईरानी चित्रों में स्त्री की कोमलता की उपमा किससे की गई? तो लता से की गई। ठीक।
ठीक। ईरानी चित्रों में पुरुष की उपमा किससे की गई, तो सारों के वृक्ष। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्त्री को लता की तरह और पुरुष को सारों के वृक्ष की तरह। ईरानी चित्र क्या प्रधान थी, रेखा प्रधान थी। ईरानी शैली में प्राकृतिक चित्रण किस पर हुआ था, तो पृष्ठभूमि पर हुआ था। किस पर हुआ था, पृष्ठभूमि। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी, तो नादिरा बानो, रुकैया बानो तथा शाइफा बानो। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा। ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थे, तो हरम की बेगम, यानी कि हरम कहाँ क्या होता था, जहाँ जो ये थे मुग़ल जो बादशाह थे उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो रहती थी हरम में। एक जगह बना दी जाती थी, महल टाइप का ही रहता था जिसमें बहुत सारी बेगमें रहती थी उनकी, जिससे भी शादी कर लेते थे वहीं रखते थे, ठीक है। तो हरम का क्या अर्थ होता है, रानियों का निवास स्थान, ठीक है। मुग़ल शैली का पतन कब हुआ, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में मुग़ल का क्या हुआ, ये पतन होना शुरू हुआ, ठीक। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर का कब से शुरू हुआ था, 1526 से 1530, यानी कि सिर्फ 4 साल का इनका जो है बाबर का। हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसकी चित्रकला, ठीक है, उसकी चित्रकला के बारे में, ठीक है। बाकी जन्म तो बहुत पहले हुआ था, ठीक है। देखिए, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मुग़ल जो साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे, बाबर थे। बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन किसका जन्म हुआ था, बाबर का हुआ था, ठीक है, 1483 ईसा में, ठीक है। मावरा उन्नहट की एक छोटी सी रियासत फरगान, मध्य एशिया में। देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम वाम। बाबर के पिता का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंशीय थे। इसमें बाबर के पिता नहीं, हो सकता है अकबर के दादा बोल दें या कुछ ऐसा बोल दें, ठीक है, या फिर हुमायूं के दादा बोल दें या और अकबर के परदादा बोल दें। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि किस वंश के थे, तैमूर वंश के थे, ठीक। बाबर की माता का नाम क्या था, तो उनका नाम था कुतुलुब निगार खानम, ठीक है। ये चंगेज वंश की थी, किस वंश की थी, चंगेज वंश की थी। 1507, ध्यान दीजिए को क्वेश्चन काफ़ी कुछ घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि अकबर की जो नहीं तो ये हुमायूं की दादी किस वंश की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं की दादी जो है वो चंगेज वंश की थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1507 ईसा में बाबर ने कौन सी पदवी धारण की थी, तो पातशाह की धारण की थी। बाबर किस भाषा को अच्छा ज्ञाता था, तो तुर्की व फारसी भाषा उसको बहुत अच्छे से आती थी। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो बाबरनामा या तुझके बाबरी या वकायते बाबरी, ये तीनों एक ही नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, बाबर की आत्मकथा को क्या बोला जाता है, जिसमें उनकी आत्मकथा किताब जिसमें आत्मकथा लिखी गई है, क्या है वो, बाबरनामा या फिर तुझे के बाबरी या वकायते बाबरी, यानी कि जिसमें बाबरी या बाबरनामा आया वो सारी की सारी बाबर की थी। कला का पारखी होते हुए भी बाबर कला का विकास क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के कारण उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना था, ठीक है। शाह मुजफ्फर की किस में चर्चा की गई, तो बाबरनामा में ही की गई, ठीक है। शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो वो व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था, तो सादृश्य, यानी कि सामने बैठा हुआ दृश्य बनाया, यानी कि अगर व्यक्ति चित्र है तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसका हुबहू वैसा ही चित्रण। बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था, तो शाहनामा लाया था, ठीक है। शाहनामा में क्या था, इसके जो ईरान के जो भी बड़े बड़े राजा वगैरह थे उनकी पूरी की पूरी कहानियाँ वगैरह थी शाहनामा में। शाहनामा में क्या चित्र थे, तो ईरानी राज दरबार। शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, ठीक। पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईसा में हुआ था। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था, बाबर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो मुग़ल वंश का युद्ध हुआ था वो पानीपत का युद्ध हुआ था, जहाँ पे बाबर आए थे, पानीपत का युद्ध किए थे और उसमें वो जीत गए और वहीं से भारत में उन्होंने अपनी नींव रखी, ठीक। और वहीं से फिर ये तरक्की करने लगे, ठीक। बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 27 दिसंबर 1530 ईसा में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। तुर्की से फारसी के अनुवादित बाबरी आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो वकायते बाबरी, जिसकी रचना काल 1589 में हुई थी। शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो फिरदौसी थे, जो शाहनामा बाबर अपने साथ लेकर के आया था। उसके लेखक कौन थे, उसके लेखक का नाम क्या था,
फिरदौसी। ठीक, अब बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको। हुमायूं 1530 से 1556 ईसा तक इन्होंने यहाँ पर जो है अच्छे से हर चीज़ देखभाल की। तो अब ध्यान दीजिए इसका कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। तो 6 मार्च 1508 ईसा में कहाँ पर हुआ, काबुल में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका जन्म, काबुल में हुआ। ठीक, तो देखिए हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा था। तो 29 दिसंबर 1530 में। समझ में, यहाँ पर भारत में वो गद्दी पर कब बैठा, 29 दिसंबर 1530 में बैठा। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित पोथी रखता था, तो हुमायूं अपने साथ रखता था। ठीक, हुमायूं की पुस्तक का नाम क्या था, हुमायूं नामा या दास्ताने अमीर हमज़ा या हमज़नामा या अमीर हमज़ा, यानी कि जहाँ भी हमज़ा आएगा तो समझ जाइएगा कि हुमायूं की किताब है। हुमायूं नामा के कितने चित्र और कितनी शायरियाँ हैं, तो करीबन 1400। ठीक, दास्ताने अमीर हमज़ा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में ख़त्म हुई, तो हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय जा कर के ख़त्म हुई। ठीक, अकबर कौन था, इनका बेटा था। दास्ताने अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ, तो ख्वाजा अब्दुर्रसमद शिराजी। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़े इनके, ठीक है, इनका नाम हमें भी पढ़ेंगे अच्छे से। ये किस पर चित्रित की गई है, तो ये कपड़े पर चित्रित की गई है। हुमायूं नामा के लेखक का नाम क्या है, गुलबदन बेगम। कौन है, गुलबदन बेगम। सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले किस मुग़ल बादशाह ने बनवाए थे, तो सबसे पहले किसने बनवाए थे, हुमायूं ने बनवाए थे। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुर्रसमद शिराजी की मुलाकात हुमायूं से कब हुई थी, तो काबुल में लौटते समय तरवेज नामक स्थान पर हुई थी। ठीक, हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली थी, तो ख्वाजा अब्दुर्रसमद शिराजी से, यानी कि शिराजी से जो है हुमायूं ने भी शिक्षा ली थी और उन्होंने अपने बेटे अकबर की भी शिक्षा यहीं से दिलाई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 26 जनवरी, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी इस तरह से याद करिए। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी, और हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 26 जनवरी। ठीक है, 1556 में, यानी कि 1556 इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, ईसा में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अकबर के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके 1-2 वीडियो में हम पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट अकबर है। अकबर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर की एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकबर के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।